हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। सिंधु घाटी की सभ्यता किसके समकालीन नहीं थी? तो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वे पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध एवं बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो सुरकोटदा से मिले थे घोड़े के अवशेष। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो सेलखड़ी का उपयोग जो है हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वे व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वे शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे सिंधु सभ्यता के घर। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी जो थे वे कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी थे और इन्होंने 1921 में इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह और ये जो है गुजरात राज्य में है। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? तो लोथल में हुई थी पैमाने की खोज। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन समाज जो था वे विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में विभक्त था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की ही खोज हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी 1921 में हुई थी। किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो थी वे उचित समतावादी थी। सिंध का नकलिस्तान यानी बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया? तो मोहनजोदड़ो को सिंध का नकलिस्तान यानी बाघ कहा गया। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार था हड़प्पा सभ्यता का आकार। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। हड़प्पा के अंतर्गत हल से जोते गए जो खेत का साक्ष्य मिला है वे कालीबंगा से मिला है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। सिंधु सभ्यता की जो ईंटों का अलंकरण है वे कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में स्थित है। सिंध सभ्यता के वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया जो है वे मोहनजोदड़ो में पाया गया है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आद्र शिव का चित्रांकन मिलता है। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो लोथल जो है वे गुजरात में है। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो जो है उसको मृतकों का टीला कहा जाता है यानी माउंट ऑफ डेड के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है वह सिंधु घाटी की सभ्यता है। सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल जो है ये भारत में है, गुजरात राज्य में स्थित है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा जो है ये चेनाब नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़
पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सतलज नदी के किनारे पे रोपड़ स्थित है। हड़प्पा काल में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। कहाँ से पता चलता है? तो धौलावीरा से पता चलता है। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग हुआ था। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता जो है ये आर्द्र ऐतिहासिक काल में पड़ता है। आर्द्र ऐतिहासिक काल में पड़ता है सिंधु सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से घर में कुओं के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे है दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है सौराष्ट्र में है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी जो थे वे सर जॉन मार्शल थे। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो बैल का आकृति मुहर पर मिली है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, मात्र शक्ति पर विश्वास करते थे सिंधु घाटी के लोग। सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। तो किस समुद्र तट पर स्थित नहीं था सिंधु घाटी स्थल? तो कोट दीजी जो था ये समुद्र तट पर स्थित नहीं था। कोट दीजी। कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो है विशाल अन्नागार यानी धान कोठार जिसे कहते हैं, जहाँ पे वे अपना अन्न रखते थे, वे मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी हड़प्पा वासियों ने। हड़प्पावासी किस वस्तु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पावासी जो थे ये लोहे से परिचित नहीं थे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो ये लोथल से मिला है जो कि गुजरात में है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो ग्रीक या यूनान के लोग जो थे इसको सिंडन के नाम से पुकारते थे। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो दैमाबाद से प्राप्त हुआ है तांबे का रथ। हड़प्पावासी लाजवर्द यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो वे हिंदकुश क्षेत्र से के बदखाशा से भवन निर्माण की सामग्री का आयात करते थे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की काश मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रशस्त मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से पुजारी की जो प्रशस्त मूर्ति प्राप्त हुई है। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो चंदहूदड़ो से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश है? तो लोथल से ये मिला है। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो गुजरात राज्य में हुई है। किस फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? कौन सी फसल जो थी वे हड़प्पा कालीन के लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? जो चावल नहीं उत्पादित की जाती थी हड़प्पा कालीन लोगों के द्वारा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की प्राप्ति हड़प्पा कालीन लोगों ने नहीं किए थे। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। चंदहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने चंदहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज थी 1921 में हुई थी। किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, ये उक्ति सही है। हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी थी हड़प्पा की लोगों की सामाजिक पद्धति। सिंध का नखलिस्तान यानी बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता था? तो मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान यानी बाघ कहा जाता था।
पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? तो पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत का काल जो है वे 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक संस्कृत का काल जो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को माना जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वे है श्रेष्ठ या कुलीन। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू के फसल का ज्ञान जो था वैदिक काल के लोगों को नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी या ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी जो धार्मिक अध्यापकों को श्रमण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग का नाम है शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है वेद, ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों जो है त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वे था पशुपालन करते थे ऋग्वैदिक आर्य। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता जो है वे मनु है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है वे श्रीमद् भगवत गीता है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन जो है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार हुआ है? तो शूद्र शब्द का जो उल्लेख पहली बार ऋग्वेद में हुआ है वे है 10वें मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार हुआ है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण जो था प्रकृति की उपासना था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र जो है ये ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। अस्तो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो अस्तो माँ सदगमय जो है ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, कहाँ बसे थे? तो ये पंजाब में बसे थे। आर्य भारत में बाहर से आए थे और सर्वप्रथम ये पंजाब में बसे थे। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी, इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक है उलूक करद है। उलूक करद जो है ये वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी जो है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। वेदांत या उत्तर वेदांत मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? तो वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के जो प्रतिपादक है वे बदरायण है। बदरायण जो है ये वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल ऋग्वेद का जो है वे पूर्णतया सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध जिसे कहते हैं वे किस तट पर लड़ा गया? तो दशराज युद्ध जो है ये परुशरीत के तट पे लड़ा गया है। धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर है 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल
किस युग से जुड़ा है? तो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो काल है ये ब्राह्मण युग से जुड़ा है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? तो धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें से 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नाशक्त को उल्लेख मिलता है। एशिया माइनर स्थित जो बोगाजकोई है उसका महत्व इसलिए है क्योंकि वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नाशक्त को उल्लेख मिलता है, इसलिए बोगाजकोई का महत्व है। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित जो है किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में है गायत्री मंत्र, और ऋग्वेद के 3रे मंडल में है गायत्री मंत्र। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो गौतम जो थे इन्होंने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, तो स्वर्ण आभूषण यानी सोने के जो आभूषण होते थे, सोने के जो गहने होते थे उन्हें निष्क के नाम से जाना जाता था प्राचीन भारत में। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वे हैं पतंजलि। पतंजलि जो है ये योग दर्शन के प्रतिपादक है। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं उपनिषद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक वर्णित नदी जो है सिंधु नदी जो है, इसका सर्वाधिक बार वर्णन हुआ है। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे। अश्वपति जो शासक थे वे उपनिषद काल में वे केकय के शासक थे, राजा अश्वपति। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद से प्राप्त होता है नचिकेता और यम का संवाद। वैदिक नदी कुंभा यानी काबुल जिसे कहते हैं का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो कहाँ होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में कुंभा यानी काबुल का स्थान निर्धारित होना चाहिए। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित जो दार्शनिक प्रणाली है वे है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन का प्रतिपादन कपिल मुनि ने किया था। भारत के किस स्थल के खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा से लौह धातु के जो प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का जो संकलन है वे ऋग्वेद पे आधारित है। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। प्रास्थान त्रयी में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है प्रास्थान त्रयी में? तो भागवत जो है ये प्रास्थान त्रयी में शामिल नहीं है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है कर्म का सिद्धांत? तो मीमांसा से संबंधित है कर्म का सिद्धांत। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता जो है चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, कहाँ से चलता है? तो यजुर्वेद में पता चलता है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता। वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो वैदिक युगीन सभा जो थी मंत्री परिषद होती थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो लोकप्रिय शासन प्रणाली था वह गणतंत्र था वैदिक युग में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है सांख्य दर्शन। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। कहाँ? वैदिक युग में हुई है। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल यानी गोत्र मंडल कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो दूसरे मंडल से लेके 7वें मंडल तक को वंश मंडल यानी गोत्र मंडल कहा जाता है, दूसरे से 7वें मंडल तक को। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्व वेद में जो है जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है। आर्य शब्द इंगित करता है, तो आर्य शब्द किसे इंगित करता है? तो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है आर्य शब्द। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। आर्य भारत में सभ्यता कहाँ से आए थे? तो आर्य भारत में सभ्यता आए थे मध्य एशिया से आए थे। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद जो है ये गद्य और पद्य दोनों रूप में रचित है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियों का जो उल्लेख है ये अथर्व वेद में मिलता है।
ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ऋग्वैदिक युग की जो प्राचीनतम संस्था थी वे थी विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन जो है शतपथ ब्राह्मण है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, यह अनुलोम विवाह कहलाता था। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, तो इसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। वैदिक युग में यव कहा जाता था। यव किसे कहा जाता था? तो जौ को वैदिक युग में यव कहा जाता था। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्रीहि शब्द जो है ये चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। अथर्व का अर्थ क्या है? अथर्व का जो अर्थ है वे पवित्र जादू कहा जाता है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है पाणिनि जो है ये अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति जो है वे प्राचीनतम है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण जो है ये प्राचीनतम पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो वैदिक समाज की जो आधारभूत इकाई थी वे थी कुल यानी कुटुंब परिवार यानी जो थी ये वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। ऋग्वैदिक काल में उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। 250 सूक्तों की रचना की गई है इंद्र की के लिए। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनी कहा गया है? तो अथर्व वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनी कहा गया है। किस रचना में नारी को सूरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो मैत्रायणी संहिता में नारी को शूरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त? उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या है 16। 16 संस्कार होते हैं ना, तो 16 संस्कार है। 3 ऋण में शामिल नहीं है। तो 3 ऋण में कौन शामिल नहीं है? मात्र ऋण जो है ये शामिल नहीं है तीनों ऋण में। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृत है गेरुवड़ी मृद भांड संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है चित्रित धूसर मित्र भांड संस्कृति। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मित्र भांड स्थल किन स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों में प्रकाश में आया है? तो कहाँ पे आया है? भगवानपुर में, हरियाणा के भगवानपुर में। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो विवाह सूक्त पाया जाता है ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो गाय के लिए हुआ है। ऋत यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? किसे ऋतस्प गोप कहा गया है? तो वरुण को ऋतस्प गोप कहा गया है। कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो वरुण जो था मूलतः जल या समुद्र का देवता था। 3 क्रमों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? किसे कहा गया था? यानी 3 पगों में तीनों लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया था? तो विष्णु थे जिन्हें उपक्रम कहा गया है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से संबंधित है मनुस्मृति। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की जो रचना थी वे विश्वामित्र ने की थी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता जो है ये ईरान से संबंधित है। एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है। तो क्या नहीं है? वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, ये उनकी विशेषता नहीं है। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुबा और क्रम का।
कुबा और क्रम नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। आर्यों के आर्कटिक होम का सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो आर्यों के आर्कटिक होम के सिद्धांत का पक्ष लिया था बीजी तिलक ने, यानी बाल गंगाधर तिलक ने लिया था। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुक्ता क्या था? तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुक्ता था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। पतंजलि कौन था? तो पतंजलि जो थे वे पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकार था, यानी अष्टाध्यायी का एक टीकाकार था। सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम रहुगढ़। ये थे सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि गौतम रहुगढ़। गया कहाँ स्थित है? तो बोध गया जो है ये बिहार में स्थित है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ और स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की जो मृत्यु है ये हुई थी पावापुरी में हुई थी। पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो नालंदा जो है प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की जो माता थी वे त्रिशला थी। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए सांची विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटकों की रचना किस भाषा में की गई? तो त्रिपिटक की जो रचना थी वे पाली भाषा में की गई थी। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो धर्मपाल ने किया था। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्ध का है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला जो थी महाप्रजापति गौतमी थी, जो कि गौतम बुद्ध की सौतेली माता और मौसी थी। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश जो थे ये बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो जैनियों के पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जन्म जो है जानत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? 24 तीर्थकर हुए थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था? तो बुद्ध जो थे ये कुशीनगर यानी कुशीनगर या कुशीनारा में कह सकते हैं कि मृत्यु प्राप्त यानी महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। किसके द्वारा तृतीय यानी तीसरे बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक के द्वारा तीसरे बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम जो व्यक्ति था वे कौन थे? तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला जो अंतिम व्यक्ति था वे थे सुभद्र। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? पाली भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है। जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक जो है बौद्धों का ग्रंथ है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। प्रथम प्रवचन। बुद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक होता है घोड़ा। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। किसे एशिया का रोशनी यानी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया का रोशनी यानी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। नागार्जुन कौन थे? तो बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। जैन धर्म की आधारभूत बिंदु है अहिंसा। तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो तीर्थकरों के क्रम में अंतिम जो थे ये महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जो जन्म था ये कुंडग्राम में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गया में सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। बौद्ध धर्म में समाज के किस वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था? तो बौद्ध धर्म ने समाज के महिला और शुद्ध वर्ग पे महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वैशाली में गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। महावीर का मूल नाम क्या था? तो महावीर का मूल नाम था वर्धमान।
दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्यों और सोलंकियों ने करवाया था। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी जो थे ये 24वें तीर्थकर थे। जियो और जीने दो किसने कहा था? तो महावीर स्वामी ने कहा जियो और जीने दो। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द है। कनिष्क के शासनकाल में चतुर बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कुंडल ग्राम में आयोजित की गई थी, जो कि कश्मीर में है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? तो राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति यानी सभा आयोजित की गई थी। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो भागवत संप्रदाय के विकास में हिंद यूनानी का योगदान अत्यधिक था। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। चैत्य व विहार में क्या अंतर है? चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार जो है ये निवास स्थान होता है। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है महाकश्यप ने की थी। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है, केवल वसुदेव से संदर्भित है। वसुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो वसुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की थी शातवंतों ने। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म जो है ये 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इष्यादवाद सिद्धांत है, इष्यादवाद सिद्धांत जो है जैन धर्म का सिद्धांत है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे, जो कि इनके दामाद भी थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोशाल जो थे ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है। प्रथम जैन महासभा कहाँ आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन जो है पाटलिपुत्र में आयोजन हुआ था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? जैन साहित्य का संकलन जो है प्राकृतिक भाषा व अर्धमगधी लिपि में है। जैन धर्म श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदायों में कब विभक्त हुआ? तो जैन धर्म श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदायों में चंद्रगुप्त मौर्य के काल समय में विभक्त हुआ। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? देवी देवताओं की पूजा। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस पे वे विश्वास करते थे कि स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और लोकितेश्वर को और किस नाम अन्य नाम से जाना जाता था? तो पद्मपाणि के नाम से जाना जाता था। मिलिंद पन्हो यानी मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन के। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्मचक्र प्रवर्तन सूक्त के विषय वस्तु का। कश्मीर में कनिष्क के शासन में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वल्लभी में द्वितीय जैन महासभा का आयोजन हुआ था। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा विहार, भारत में सबसे प्राचीन विहार है। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है? तो छंदोक उपनिषद में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो अजातशत्रु, कालाशोक और अशोक और कनिष्क। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई थी और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो थी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावा में की थी। अरुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? अरुव्रत शब्द जैन धर्म से जुड़ा है। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता कौन है? तो हेमचंद्र है।
जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा था। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो गुजरात के चालुक्यों ने दिया था। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो महात्मा बुद्ध शाक्त कुल के थे। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो भगवती सूक्त में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता थे भद्रबाहु। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो सुधर्मन हुए। महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का अगला अध्यक्ष सुधर्मन हुए थे। योगाचार तथा विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे मैत्रेयनाथ। योगाचार और विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना तथा पालन व पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। अनेकावाद किसका कोण या केंद्रीय सिद्धांत व दर्शन है? तो जैन धर्म का, जैन मत का। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो बंगाल के पाल शासकों ने दिया था। बौद्ध धर्म का मूलाधार है 4 आर्य सत्य। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? हीनयान संप्रदाय प्रचलित हुआ। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र महा संप्रदायों में हीनयान और महायान में विभाजित हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध धर्म जो था ये हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व व भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य का बोधिसत्व मैत्रेय को माना गया है। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो धम्मपद जो है ये गीता के समान पवित्र मानी जाती है। महाविभाष शास्त्र के रचयिता है वसुमित्र। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्ध का रामायण कहा जाता है के रचनाकार है अश्वघोष। बुद्ध के वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। यानी बुद्ध में जो वैराग की भावना आई थी ये 4 दृश्यों को देखने के बाद आई थी। जब वो बाहर निकले तो उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा था, एक रोगी व्यक्ति को देखा था, एक लाश जाते हुए देखी थी और एक सन्यासी को देखा था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। वह अध्यात्म बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? जातक है। महाधार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो बाहुबली के लिए। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय में प्रचलन हुआ था उसका नाम है महायान। कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है? निरंजना नदी के तट पर स्थित है बोध गया। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? अलार कलाम गौतम बुद्ध के गुरु थे। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी? तो कुशीनगर में बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु बिताई थी। बुद्ध ने अपने जीवन के हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? तो हर्यक वंश के अजातशत्रु जो थे इनको कुड़िक कहा जाता था। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो उदयन ने जो है गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक जगह की स्थापना की थी। शिशुनाग वंश का वह शासक कौन सा था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? उसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो काला शोक जो है इनको काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है और ये शिशुनाग वंश का शासक था। इन्हीं के समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था काला शोक के शासनकाल में।
323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी सिकंदर महान की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में। सिकंदर महान एवं पोरस यानी पुरु की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो झेलम नदी के आमने सामने वाले तटों पर सिकंदर महान और पोरस के सेनाओं ने पड़ाव डाला था। किस मृत भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन जो भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का जो संस्थापक थे महापद्म नंद थे। ग्रीक यानी यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्निमीज यानी जेंडर मीज कहा गया? तो घनानंद को अग्निमीज यानी जेंडर मीज कहा गया। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो प्राचीन भारत में जो पहला विदेशी आक्रमण था वे ईरानियों के द्वारा किया गया। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो यूनानियों के द्वारा किया गया था। ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 24वां प्रांत बनाया? किसने बनाया था? तो डेरियस या दारे बाहू ने बनाया था। हाइडिस्पस या वितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था हाइडिस्पस यानी वितस्ता का युद्ध। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम जो राजधानी थी तो वे थी गिरिव्रज या राजगृह जो थी मगध की प्रथम राजधानी थी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो उदयन के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची जो है वे उपलब्ध है। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो कौन सा राजा था? तो घनानंद जो थे ये सिकंदर का समकालीन था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है वह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। अभिलेखी साक्ष्य को प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो नंद राजा के आदेश से जो नहर खोदी गई थी वे थी कलिंग में खोदी गई थी। पहला ईरानी शासक जिसे भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था कौन थे? तो डेरियस थे। पहला ईरानी शासक डेरियस जो थे वे भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो किसके साथ था? तो वैशाली के साथ अजातशत्रु का युद्ध रहा। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल यानी एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिला कंटक यानी पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? तो किसने किया था? अजातशत्रु ने। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का जो अंतिम सम्राट था वे थे घनानंद। भारत में सिक्कों अर्थात मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो 600 ईसा पूर्व में भारत में सिक्कों का प्रचलन हुआ था। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग ये 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण था। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा
राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। तो अवंती के राजा के चिकित्सा के लिए जो थे बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो बिंबिसार जो थे इन्होंने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? तो शिशुनाग जो थे इन्होंने काशी का जो विलय है मगध साम्राज्य में नहीं किया था। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो अजातशत्रु जो थे इन्होंने काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किया था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर राजवंशों में किस एक का शासन था? तो नंद का शासन था सिकंदर के आक्रमण के समय। कौन सा एक ईसा पूर्व छठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक गई थी शक्तिशाली नगर राज्य था? तो कौन सा नगर राज्य था? मगध। एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव क्या नहीं था? उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। यह सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किस राज्य में नहीं थी? तो मगध राज्य में नहीं थी। किसे सेनिया यानी नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा गया? सेनिया किसे कहा गया था? तो बिंबिसार को सेनिया कहा गया क्योंकि यह नियमित और स्थायी सेना रखता था। किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो किसे उग्रसेन कहा जाता था? तो महापद्मनंद को जो है उग्रसेन कहा जाता था। डेरियस यानी दारह बाहु फर्स्ट ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो 360 टैलेंट राजस्व प्राप्त होता था। महाजनपद काल में छेड़ियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो महाजनपद काल में छेड़ियों के संचालक को श्रेष्ठिन कहा जाता था। गृहपति का अर्थ क्या है? तो गृहपति का अर्थ है धनी किसान। ये गृहपति का अर्थ होता है। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा भी मारा गया था? तो कौन था? तो अजातशत्रु ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की थी और अपने पुत्र के द्वारा भी वे राजरोहण के लिए ही मारा गया था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है अंगुत्तर निकाय। ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत यानी क्षत्रपी बनाया? तो डेरियस यानी दारह बाहु फर्स्ट जो थे इन्होंने ईरान के खमनी वंश के ये शासक थे जिन्होंने भारतीय भूभाग डेरियस यानी वितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 320 बीसी में हुआ था। किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर जो थे ये 326 ईसा पूर्व में भारत में आक्रमण किए थे। चाणक्य का जो अन्य नाम था वे विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य नाम थे। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। वह शासक कौन था जिसने राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? तो सुसीम की हत्या कर दी थी वह शासक कौन था? तो अशोक थे जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो कारुवाकी जो थी अशोक की पत्नी थी, इन्होंने उसको प्रभावित किया था।
अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृति का प्रयोग किया है? किस प्राकृति का प्रयोग अशोक ने किया है? तो अर्धमगधी प्राकृति का प्रयोग अशोक ने किया है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो बिंदुसार जो थे उन्होंने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? तो देवान प्रियदर्शी जो था वे सम्राट अशोक का नाम था। प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो प्राचीनतम राजवंश जो है मौर्य राजवंश जो है ये प्राचीनतम राजवंश है। कौटिल्य यानी चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य यानी चाणक्य जो था वे चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो कलिंग विजय के उपरांत अशोक जो थे इन्होंने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में मुख्य रूप से मदद किया था चाणक्य ने। सांची किस कला या मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो सांची जो है बौद्ध कला या मूर्ति कला का निरूपण करता है। प्राचीनतम भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य के प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य की प्रचलित मुद्रा का नाम था पड़ कहते थे। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल। कुणाल जो था ये अशोक का उत्तराधिकारी था। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस का लेखक है विशाख दत्त। विशाख दत्त जो थे ये मुद्रा राक्षस के लेखक थे। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इन्होंने मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को पहली बार जीता था। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो अशोक जो थे इन्होंने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। किसके समकालीन था अर्थशास्त्र का लेखक? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो मौर्य वंश ने शासन किया था नंदवंश के पश्चात। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्राचीन केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध केंद्र था वे था तक्षशिला। मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है क्या है? तो विशाख दत्त है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृतिक भाषा। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। मैगस्थनीज के भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? तो मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किन पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई है? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया है चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का बना था चंद्रगुप्त का महल जो कि पाटलिपुत्र में है। बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया? तो आजीविकों के। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्र दमन का जो जूना लेख अभिलेख है उससे यह सिद्ध होता है, उससे यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव था ये पश्चिम भारत तक फैला हुआ था।
केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। तो भाब्रू स्तंभ जो है इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। उत्तराल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। कहाँ स्थित है? तो कालची में स्थित है अशोक का शिलालेख। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला जो प्रथम अंग्रेज था वे था जेम्स प्रिंसेप जो थे वे थे अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो शिलालेख 13वें में है। 13वें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन मिलता है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत किसके दरबार में आया था? तो मेगस्थनीज जो थे वे भारत आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस को पराजित किया था। कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? तो जनता के संपर्क में रहने वाला राजा था अशोक। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? तो भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था अशोक ने और बौद्ध धर्म जो था ग्रहण कर लिया था। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो अशोक के जो अधिकांश लेख है वे प्राकृतिक भाषा व ब्राह्मी लिपि में है। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विशल यानी निम्नकुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विशल शब्द का प्रयोग किया गया है। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं वे है दूसरा व 13वां शिलालेख जो हमें संगम राजवंश के बारे में बताते हैं। किस राजा देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम यानी अशोक का उल्लेख मिलता है? तो माशकी राजा देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो श्रीनगर की जो स्थापना थी अशोक ने किया था श्रीनगर की स्थापना। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। अशोक ने अपने राजाभिषेक के चौथे वर्ष में निर्ग्रोथ के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो उपगुप्त से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। किसने पाटलिपुत्र को पोलीबोथा कहा? तो पोलीब्रोथा कहा था पाटलिपुत्र को मेगस्थनीज ने। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो मौर्य काल में एग्रोनोमाई जो कहा जाता था वे सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। जो गुप्तचर होते थे उसे मौर्य काल में गूढ़ पुरुष कहते थे। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? तो तिष्य जो थे इन्होंने ये श्रीलंका के शासक थे, इन्होंने मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप अपने आप को ढालने की कोशिश की थी। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो परिशिष्ट पर्वन में जैन धर्म में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म को अपनाने का उल्लेख मिलता है। किस महीने से मौर्यों का राज्यकोषीय वर्ष प्रारंभ होता था? उसमें शामिल है आषाढ़ यानी जुलाई का महीना। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? शिलालेख। शिलालेख से अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? तो ब्राह्मी लिपि जो थी अशोक के काल में दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी। अशोक के अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। किस देश में यह पाया गया है? तो अफगानिस्तान में अशोक के अभिलेख पाए गए हैं। अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिसे पांडु रंजित
काश्म के एकल टुकड़ों में तच्छित किए गए हैं, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? कहाँ से निकाला गया? तो मिर्जापुर के समीप चुनार से। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज की उक्ति है कि भारतीय जो थे वे लिखने की कला नहीं जानते थे। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के इंडियोकश एक से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो बिंदुसार ने किया था ऐसा। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो 13वां वृहद शिलालेख जो है ये है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान करें। तो उज्जैन का गवर्नर था बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक जो था वे उज्जैन का गवर्नर था जो बिंदुसार की जब मृत्यु हुई थी। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की थी कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? पृथक कलिंग शिलालेख में अशोक ने घोषणा की थी कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कलिंग का पृथक शिलालेख ये जो है हिंसा और युद्ध के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है? किसी भी समय चाहे मैं खाता हूँ या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। छठे शिलालेख में कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? तो प्रादेशिक, राजुक और युक्तक। विष्टि है, विष्टि क्या है? बेगारी जो है ये विष्टि है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राज्य की भूमि से प्राप्त आय। सीता से तात्पर्य मौर्य काल में जो था वे राज्य की भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना है स्तंभ। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य के लिए किए जाने वाले विवरण मिलता है? तो महास्थान यानी बांग्लादेश या सौगौरा उत्तर प्रदेश से प्राप्त अभिलेखों से। अशोक के मनसेहरा यानी पाकिस्तान एवं सह्याद्रीगढ़ी यानी पाकिस्तान से प्राप्त वृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई यानी ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो सेरेकुना यानी कंधार से प्राप्त हुए हैं। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 15 अधिकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे राजा, श्रेष्ठ, प्रशासन एवं कोश। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? अशोक का समकालीन जो था तुरमय जो था वे मिस्र का राजा था। किसके शासनकाल में डायमेक्स या डीमेकस भारत आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में डायमेक्स या डीमेकस जो थे भारत आए थे। अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? तो गुर्जराज अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेख हुआ है। मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में पुष्पमित्र ने की थी। पुष्पमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राज्य की सेना में किस पद पर आसीन था? तो ये पुष्पमित्र जो थे ये सेनापति थे शुंग मौर्य सम्राट में। कव्य वंश का संस्थापक कौन था? तो वसुदेव जो थे ये कव्य वंश के संस्थापक थे। शातवाहन यानी आंध्र शातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सीमुख जो थे ये शातवाहन वंश के संस्थापक थे। सीमुख। सातवाहन ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था।
मौर्यों के अधीन। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो कनिष्क जो थे वे बौद्ध बन गए थे। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली किसका मिश्रण है? तो भारत और ग्रीक यानी यूनानी शैली का मिश्रण है। कुषाण काल में मूर्ति कला की जो गंधार शैली थी। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर जो थी, पुरुषपुर ये कनिष्क की राजधानी थी। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? तो पुरुषपुर जो है पेशावर का दूसरा नाम है पुरुषपुर। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो चरक जो थे वे कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे, चरक। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल कौन तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गंधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो भारत में सर्वप्रथम जो स्वर्ण मुद्राएं थी वे इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई थी। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। सातवाहनों के समय में मुद्रा का सर्वाधिक किस धातु से बने थे? तो सातवाहनों के समय में जो मुद्रा थे वे शीशा का बना था। कनिष्क के समकालीन कौन थे? कनिष्क के समकालीन नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र थे। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव यानी भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी? तो सातवाहन वंश के शासकों ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया था? यूनानियों ने यवनिका का शुभारंभ किया था। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? भारतीयों के महान रेशम मार्ग जो है कनिष्क ने आरंभ कराया था। किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं कुषाण शासकों ने चलवाई थी। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो चरक और नागार्जुन जो थे ये कनिष्क के दरबार की शोभा थे। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में शक संवत का प्रारंभ हुआ था। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है ये पाकिस्तान में स्थित था। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक खारवेल थे। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास जो है वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? तो सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में आंध्र प्रदेश में अपना शासन शुरू किया था। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो सातवाहन राज्य की राजधानी जो थी ये पैठन प्रतिष्ठान में थी। कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो हाथी गुफा जो है ये कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? तो हाल ने। सातवाहन शासकों की राज्य की भाषा क्या थी? तो प्राकृति थी सातवाहन शासकों की राज्य की भाषा। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? तो बैक्ट्रियन यानी ग्रीक ने जो भारत पे सबसे पहले आक्रमण किया था। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो 58 ईसा पूर्व से विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन राजवंश जो था ये मौर्यों के बाद सबसे प्रभावशाली था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है ये कुषाण काल में बनाई गई थी। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? तो शुंग वंश के बाद कव्य जो थे इन्होंने भारत पर राज्य किया। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेन चाओ जो थे चीनी जनरल थे जिन्होंने कनिष्क को हराया था। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। किसने जारी किया था? तो कुषाणों ने जारी किया था। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गंधार कला।
कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया या सुदूर पूर्व में किया था? तो कनिष्क जो थे ये महायान शाखा का अनुयायी था। कनिष्क के शासनकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था, जो कि जम्मू कश्मीर में है। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो पुष्पमित्र शुंग का समकालीन था व्याकरण पतंजलि। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो शक राजा रुद्र दमन के द्वारा जारी किया गया था। किस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो सेंट थॉमस जो थे वे भारत आए थे गोंदो फिरनस के शासन काल में। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो कड़फिशस जो थे इन्होंने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था शकों ने। त्रतात यानी मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया था? तो शक वंश के शासकों ने मुक्तिदाता की यानी त्रतार की उपाधि धारण की थी। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो यूनानी, शक और कुषाण। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया ग्रीकों के द्वारा प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। ईसा पूर्व दूसरी सदी के आरंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था बैक्ट्रिया का। चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? तो कशार्पण कहा जाता था। सोना, चांदी, तांबा व सीसा के सम्मिश्रण से जो बनते सिक्के थे उसे कार्षापण कहा जाता था। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों ने व्यापार प्रारंभ हुआ? तो सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? तो तमिलों एवं चेरों के साथ सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों ने व्यापार प्रारंभ हुआ? तो तमिलों एवं चेरों के साथ। मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? तो कोचीन जो है यह असत्य है। किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिस्चियन सी में पोर्ट के नाम से संबंधित किया गया है? तो अरिका मेड को। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना की थी? तो डेमेट्रियस जो थे ये हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना किया था। किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया था? तो मिनांडर जो थे ये अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंप के बौद्ध भिक्षु बन गए थे। कुषाणों का संबंध था चीन के यूची जनजाति से कुषाणों का संबंध था। कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था अश्वघोष। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर की उपाधि ग्रहण की? तो कुषाण वंश के शासकों ने कैसर की उपाधि ग्रहण की थी। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की थी? तो वृहत कथा की रचना की थी। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्र दमन का जूना लेख अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। प्राचीन भारत में किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो कुषाणों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो चेदी वंश से संबंधित था कलिंग नरेश खारवेल। चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कड़गी यानी
पत्तिनी के मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये सेन गुट्टवन जो थे, सेन गुट्टवन ये थे लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध चेर शासक। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो जैन से संबंधित है तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि। तमिल भाषा के शिलापाधिकारम तथा मणि मेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई? तो तोलकापियम जो है सर्वाधिक रचना मानी गई। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो संगम युग में उरैयूर जो थे कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए विख्यात थे। तोलकापियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण और काव्य से संबंधित है। धार्मिक कविताओं का संकलन पूर्ण किस भाषा में है? तो तमिल भाषा में है। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया है? तो पांड्य। किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा में की धारणा में छिपा रखा था? तो मामूल नार जो थे इन्होंने यह उल्लेख किया था कि नंदों ने अपना कोष जो है गंगा के धार में छिपा रखा है। कपाटपुरम या अल के संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तो तल्लोकपियम। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो अगस्त्य के बारे में यह कहा जाता है। शेबरो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट के दरबार में 20वीं ईसा पूर्व में लगभग अपना एक दूत भेजा था? तो पांडव नरेश के अनुसार। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है? कुरल या मुप्पाल को क्या कहा जाता है? तो तमिल भूमि का बाइबल कहा जाता है। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है शिल्पदिकारम को। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? तो तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है मणिमेकलई को। पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी? तो कारिकाल ने की थी। मिजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो मिजरिस जो था ये चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? कावेरी डेल्टा। प्लिनी के ग्रंथ तथा अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांडव देश के किस क्षेत्र से निकले थे? तो किस देश से निकले थे? तो कौलचे। गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सामने सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रशस्त को कहा जाता था वीरकल या नारुकुल। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदस्य है? तो मुरुगन जो थे वे स्कंद या कार्तिकेय के सदस्य थे। समकालीन साहित्य में कौन को एक मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। कौन संगमकालीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई? तो तोलकापियम जो संगमकालीन व्याकरण रचना थी ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी गई। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक थे श्री गुप्त जो थे, ये गुप्त वंश के संस्थापक थे। गुप्त किसके सामंत थे? तो कुषाणों के सामंत थे गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त शासक के
दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? तो आर्यभट्ट जो थे ये महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। गुप्त शासकों के सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? सरकारी या दरबारी भाषा जो थी गुप्त कालों की वो संस्कृत थी। यानी इस इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों के से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? तो समुद्रगुप्त से प्रभावित होकर एडम स्मिथ जो थे उन्होंने इनको भारत का नेपोलियन कहा था। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था स्कंदगुप्त ने। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? तो अजंता कलाकृतियां गुप्त काल से संबंधित है। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो कवि कालिदास जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राजकवि थे। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो अजंता चित्रकारी के जो विषय वस्तु है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा। एरल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरल अभिलेख का जो संबंध है ये भानुगुप्त से है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। भारतीय संगीत का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज जो था वे किसे कहते थे? तो गुप्त काल को भारतीय संगीत संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता था। फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान चीन का निवासी था जो भारत आया था। सेतु बंध का रचनाकार प्रवर सेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो प्रवर सेन द्वितीय जो थे ये वाकाटक के शासक थे। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त जो थे इनको कविराज कहा गया। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया है? तो स्कंदगुप्त को किस स्तंभ में शक्रोपम कहा गया है? तो कौम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को शक्रोपम कहा गया है। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त को से अनुमति मांगी थी? तो बोध गया में। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम जो गुप्त काल में हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो शकों का उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों की उपाधि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे उन्होंने शकों का उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने किस विषय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? तो शकों को पराजित करने के खुशी में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। मेहरौली यानी दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का जो निर्माण था 4th सदी में हुआ था। फाहियान और हेनशोंग ने राज्यों को देखा था। किसके राज्यों को देखा था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः। यानी फाहियान जो थे ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आए थे और हेनशोंग जो थे ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। धन्वंतरी जो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के 9 रत्नों में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। धन्वंतरी जो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? तो राजतंत्रात्मक थी गुप्तकालीन शासक प्रणाली। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन है? तो कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो 16, 17 और 19। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े थे अमरकोश के लेखक अमर सिंह। गुप्त शनवत जो कि 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त शनवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो अपने राजरोहण के स्मारक के रूप में।
प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशेर किस शासक का दरबारी कवि था? हरिशेर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग क्यों कहा जाता है? कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग कहा जाता है। सारनाथ में धम्मेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो सारनाथ में धम्मेक स्तूप का जो निर्माण हुआ था गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था दिनार। गुप्त काल में जो सोने की मुद्रा होती थी उसे दिनार कहते थे। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो कालिदास ने कुमार संभव महाकाव्य लिखा था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग का है? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये गुप्त काल में इसकी स्थापना हुई थी। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का 6वां भाग। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन जो था ये गुप्त काल की एक विशेष महत्वपूर्ण विशेषता थी। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। दिल्ली के मेहरौली के कुवल उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो चंद की स्मृति में है। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र नाटक का नायक था अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो प्रयाग के अभिलेख में उपलब्ध है। किस काल में स्त्रियों को पुरुषों से बराबरी थी? तो गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो गुप्त काल जो था ये हुणों के आक्रमण से अत्यधिक विचलित हुआ। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो बाघ यानी धार में है। गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया था। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? तो गुप्त वंश जो थे वे 319 से 500 ईसा पूर्व की अवधि में शासन किया था। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए। यूरोपीय भाषा में अनुदित यानी अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो अभिज्ञानम शकुंतलम है। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? सती प्रथा का पहला उल्लेख जो है एरल अभिलेख से प्राप्त होता है। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बयाना भरतपुर से गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ है। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो कुमार गुप्त प्रथम को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस एक पत्तन से संचालित होता था? तो ताम्र लिपि से संचालित होता था। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाए? तो गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के जो थे ये रूपक कहलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र जो था वे उज्जैन था। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो अभिज्ञानम शकुंतलम। वर्तमान गणित के दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को है? तो गुप्त काल युग को है दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय। किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया? समुद्रगुप्त ने। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? आर्यभट्ट जो थे इन्होंने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीत कम का संबंध किससे है? चिकित्सा से संबंधित है नवनीत कम का संबंध। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो रामगुप्त जो थे जिन्होंने तांबे का सिक्का जारी किया था। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी? समुद्रगुप्त ने। सर्व राजो छेता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला
की उपाधि किसने धारण की थी? तो समुद्रगुप्त ने धारण की थी। किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया था? तो किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। सुदर्शन झील, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी, कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी? तो स्कंदगुप्त ने दूसरी बार मरम्मत करवाई थी। महीर कुल का संबंध किससे था? हूण से था महीर कुल का संबंध। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे मोखरी। मोखरी जो थे ये कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, वे कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थे जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींचता है? उसकी उंगरोध कथा के कारण, उंगरोधकता के कारण। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन में के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया है चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो वाघ गुफाओं में उपलब्ध है। पुण्यवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त जो थे ये परम भागवत उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक थे। बानेश्वर में वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? वर्धन वंश यानी पुष्पभूति वंश की स्थापना किया था पुष्यभूति वर्धन ने। थानेश्वर में वर्धन वंश यानी पुष्पभूति वंश की स्थापना किया था। कादम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई थी वैजयंती या वनवासी को। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान व लेखक था? तो हर्षवर्धन अंतिम बौद्ध राजा थे जो संस्कृत के महान विद्वान व लेखक थे। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित को लिखा गया था। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हिनसोंग भारत आया था। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया था। ऐसे व्यक्ति जो द्वितीय अशोक कहा जाता है, तो द्वितीय अशोक हर्षवर्धन को कहा जाता है। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार के जो थे राज दरबारी कवि थे। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी एहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। प्रतापशील हूण हरिण केसरी महाराजाधिराज नामक उपाधि किसकी थी? तो प्रभाकर वर्धन की थी। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज हस्तांतरित की थी। सकलोत रापथनाथ किसे कहा गया? तो हर्षवर्धन को कहा गया। हिनसोंग ने किसे शिलादित्य कहा? तो हिनसोंग जो थे उन्होंने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा। गुप्त वंश के हास्य के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने किया था। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो शशांक जो थे बंगाल के शासक थे, ये हर्ष के समकालीन थे। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? नर्मदा नदी के किनारे परास्त किया था। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो कन्नौज था। हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? तो बाणभट्ट ने हर्ष की जीवनी लिखी थी। हर्षवर्धन अपने धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो हर्षवर्धन अपना धार्मिक सभा प्रयाग में किया करता था, जिसे वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं, प्राचीन में से इलाहाबाद कहते थे। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर हरियाणा राज्य में स्थित है।
हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह मोखरी नरेश ग्रह वर्मा के साथ तो हुआ था। हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की जो हत्या थी गौड़ नरेश शशांक ने किया था। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो अपने राजरोहर के उपलक्ष्य में किया था। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? तो हर्षवर्धन ने जो थे वे अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया था। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो कन्नौज उत्तर प्रदेश में स्थित है। हिनसोंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। कवि बाणभट्ट निवासी कहाँ का था? तो कवि बाणभट्ट निवासी थे थानेश्वर का निवासी थे कवि बाणभट्ट। नागानंद का रचनाकार कौन था? नागानंद का रचनाकार हर्षवर्धन थे। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो कहाँ किया था? कन्नौज और प्रयाग में किया था हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन। नागानंद रलावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे हर्षवर्धन। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो गुर्जरों को हर्षवर्धन ने पराजित किया था। आज भी भारत में हिनसोंग को याद करने का मुख्य कारण है सियूकी की रचना। सियूकी की रचना के कारण हिनसोंग को याद किया जाता है। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो वातापी का शासक था पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। ध्रुवसेन द्वितीय। 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई तुंग के पास एक राजदूत भेजा था? तो हर्षवर्धन ने भेजा था। हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई शुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु का तुरंत बाद घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया? तो वांग हवेन त्यशे। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो हिनसोंग को। हिनसोंग भारत में लगभग कितने साल रहा? तो हिनसोंग भारत में लगभग 15 साल रहा। हिनसोंग के समानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहा महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया था? तो कन्नौज में करवाया था। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को दिया जाता है। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका? पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए? तो हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए। अग्रहार का अर्थ था ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान। घटी यंत्र यानी तुल्ला यंत्र प्रयोग होता था खेत की सिंचाई के लिए। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरी पत्ती का अर्थ था जलाशय की भूमि। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी 1/6 से 1/10। मौखरी शासकों की राजधानी क्या थी? तो मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगस्थनीज जो थे ये भारत का दौरा सबसे पहले किए थे। शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट जो थे इन्होंने शून्य की खोज किया था। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां यानी कब्रें ये उपयोग में लाई जाती थी। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? पंचतंत्र का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स
क्या है? तो न्यूमिस्मेटिक्स जो है वे सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है जो होता है उसे न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। हितोपदेश के लेखक है नारायण पंडित, हितोपदेश के लेखक है। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की थी। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है। पूरा प्रसार काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे शिकार। किसकी चालोकिथिक एज कहा जाता है? ताम्रपसार युग को ताम्रपसार युग जो है इसे चालोकोलिथिक एज कहा जाता है। स्वप्न वासदत्ता के लेखक कौन है? भाष्य है। नालंदा विश्वविद्यालय किसकी विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय जो था ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उस स्रोत का नाम बताए जो प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पन्हो। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नन मनुष्य। ईसा के प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरा स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो अरिक मेडू से की पुरा स्थल से खुदाई से प्राप्त होती है। आधुनिक देवनागरिक लिपि का प्राचीनतम रूप है ब्राह्मी लिपि। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं और जौ। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेखों से मिलता है? तो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना जो है रुद्र दमन के अभिलेखों से मिलता है। कौन सा बंदरगाह पोडके नाम से दी पेरिश ऑफ दी एरिस्चियन जी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञात नामा लेखक को ज्ञात था? अरिका मेंडू। ताम्रश्म यानी ताम्र प्रसार काल जिसे चालकोलिथिक एज भी कहते हैं में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। मालती माघव के लेखक हैं भवभूति। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? तो हेरोडोटस से जो है इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। प्राचीन नगर तक्षशिला किससे संबंधित था? तो तक्षशिला सिंधु व झेलम नदी से संबंधित था। अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो चार्ल्स विल्किंस जो थे ये भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किए थे। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खदान को देश के संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो शौगौरा ताम्रपत्र। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि जो थी वे दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था मणिग्राम। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 601। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक थे विशाख दत्त। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो कर्मवाद का सिद्धांत जो ये थी एक जैसी थी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा था? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। प्राचीन भारत में वौधेय कौन थे? वौधेय एक गणतांत्रिक जनजाति थे। बोरोबुदूर किसका स्थल है? बोरोबुदूर जो थे ये जानवा में 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित एक वृहद स्तूप। किसकी चालकोलिथिक एज कहा जाता है? ताम्रपसार काल को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक है भाष्य है।
नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था। उस स्त्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पन्हो।